क्या हाल चाल है दोस्तों, एकदम मस्त ज़बरदस्त एंड जिंदाबाद है ना। दोस्तों आप ही लोगों के कमेंट के आधार पे ये वाला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो उसका सिलेबस है, वो मुझे एक बार आप अपनी भाषा में जरूर समझाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वीडियो हो जाए जनता के नाम। तो आप लोगों की डिमांड पर वीडियो में आज हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। बिकॉज आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपने फ्यूचर में अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बारे में सोचा, यानी कि आप ये सोचो कि मुझे फ्यूचर में IAS IPS जैसी पोस्ट पर जाना है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज ही से आपकी तैयारी शुरू हो गई। जिस दिन आपने पहली बार ये सोच रखा था कि मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है, बस उसी दिन से आपकी तैयारी शुरू है। सो दैट जब तैयारी हम किसी एग्जाम की शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मतलब वीडियो तो कब की शुरू हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसा कि हम सबको पता ही है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला प्रीलिमिनरी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है, ये दोस्तों प्री एग्ज़ाम बोला जाता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं और ये जब तक हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक कि हम मेंस में नहीं जा सकते, और जब हम मेंस क्लियर नहीं कर लेते तब तक कि हम इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझाऊंगा, लेकिन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्री एग्ज़ाम की। इसको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम भी कहा जाता है और बहुत सारे लोग इसको प्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं ना। लिमिनरी जो है, लिमिनरी इसको हटा देते हैं, तो प्री एग्ज़ाम करते रहते हैं कि मेरा प्री नहीं निकला, उसका प्री नहीं निकला, या किसी का प्री निकल गया। तो आप इसी से समझना, ध्यान से समझो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। इसमें हमें लिखना नहीं होता, इसमें हमें बस MCQ टाइप के जो 4 या 5 ऑप्शन होते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। और ध्यान से समझो, यहाँ पर टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को दोस्तों हम लोग जनरल स्टडीज़ 1 भी बोल देते हैं और पेपर 2 को हम लोग जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर भी बोलते हैं। वैसे बेसिकली इसको हम CSAT का पेपर भी कहते हैं। जो जनरल स्टडीज़ 2 वाला पेपर है, इसको हम CSAT का पेपर भी बोलते हैं, CSAT। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, CSAT। अब ध्यान से समझो, जो जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर है दोस्तों, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर पेपर जो है, मतलब दोनों ही पेपर, ये 2-2 घंटे के होते हैं। जबकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं और पेपर 2 जो होता है इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों आपका जो ये CSAT का एग्जाम होता है, इसके मार्क्स केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि अगर आपने इसमें 33% मार्क्स प्राप्त कर लिए सेकंड वाले पेपर में, तो आप एलिजिबल हो गए। आपका फर्स्ट वाला जो पेपर है उसको चेक करा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपकी कॉपी चेक होगी CSAT की। देखो, कोई भी कॉपी चेक हो, अगर आप इसमें 33% मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाए तो आपकी प्री का रिजल्ट निकाला ही नहीं जाएगा और आप प्री में मान लिए जाओगे फेल। सो दैट CSAT के एग्जाम में आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स प्राप्त करना ही होगा। उसके बाद में आपका पेपर 1 का जो भी मार्क्स होगा उस आधार पर आप मेरिट लिस्ट में जाओगे या फिर नहीं जाओगे। अब मान के चलते हैं, जैसे ये 200 नंबर का पेपर है आपका, और आपके इसमें मान के चलो आपके 150 या 140 नंबर आ गए और मेरिट लिस्ट बनी हुई है केवल 110 नंबर की, तो इसका मतलब आप इसमें क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए, है ना। आप एलिजिबल हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। लेकिन CSAT में आपकी केवल 25% मार्क्स आए तो आप फिर से फेल हो जाओगे, क्योंकि CSAT में मिनिमम 33% या उससे ज़्यादा ही मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन जो मार्क्स आपके फाइनली जोड़े जाएंगे वो केवल और केवल इस वाले पेपर के जोड़े जाएंगे, इस पेपर के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। सो दैट ये होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना, दोनों ही पेपर आपके जो हैं वो निगेटिव मार्किंग के होते हैं, यानी कि आपको अगर आपने गलत क्वेश्चन करा तो आपका मार्क्स कटेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। देखो, पेपर 1 जो है आपका, इसमें आपको टोटल 60 टॉपिक हैं यहाँ पर जो हमें समझने हैं अच्छे से। पहला टॉपिक है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि आजकल जो हमारे देश और विदेश में घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली लोग बोलते हैं अगर आपने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। इसके करंट अफेयर लगभग 1.5 साल पुराने होते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा पुराने होते हैं, लेकिन उतने क्वेश्चन फिर आपको करने नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आउट निकल जाएगा। दूसरा दोस्तों टॉपिक आपको इसमें मिलेगा वो होगा आपका हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट हुए हैं, यानी कि जो आंदोलन वगैरह हुए हैं अभी रिसेंटली देश को आज़ाद कराने के लिए,
इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों आपको जो है ये आंदोलन वगैरह पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ हो या फिर कोई और आंदोलन रहा हो। साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि प्री मेडाइवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये भी यहाँ पर लगभग आ जाती है। तीसरा टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको जियोग्राफी से मिलेगा, जिसमें आपको इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी होती है। ध्यान से समझो, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। इसमें जियोग्राफी भी आपको पता है 3 टाइप की हो सकती है, वैसे तो कई टाइप की मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, इस तीनों टाइप की जियोग्राफी को हमें पढ़ना होता है। इसी में दोस्तों ह्यूमन जियोग्राफी भी आ जाती है। तो जो आपकी इकोनॉमिकल जियोग्राफी है, सोशल जियोग्राफी है, इसी को आप ह्यूमन जियोग्राफी भी बोल सकते हो। सो जियोग्राफी भी आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ध्यान दो, यहाँ पर इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों जियोग्राफी आपको पढ़नी होगी प्री एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तरफ से। देखो, हमारा जो भारतीय संविधान है और जो भारतीय सरकार वगैरह है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिकल सिस्टम से, पंचायती राज के बारे में, पब्लिक पॉलिसी, हमारे राइट इश्यूज़ वगैरह, इन सब के बारे में अच्छे से पूछा जाता है। तो यानी कि मोटा मोटी आप ये बोल सकते हो कि हमें यहाँ पर चौथा टॉपिक हमारा क्या है, वो है संविधान के बारे में आपको पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना होगा, है ना। पांचवा टॉपिक दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से और सोशल डेवलपमेंट से निकल करके आता है, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर एक्टिविटीज़ वगैरह, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड खूब ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर जो है जिस भी टॉपिक में ऐड हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ होती है, वो चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो, वो सब कुछ ऐड कर दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी पिछले वाले पेपर में पूछा गया था कि जो मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वो मूर्ति करंट इश्यू था, है ना, वो करंट टाइम का टॉपिक था, उसी समय की बात करो जब वो मूर्ति बनी थी। तो उससे रिलेटेड पूछा गया था कि वहाँ पर बहुत पुराने समय में जो मंदिर हुआ करता था या जो शासन चलता था वो किस राजा का था। तो अब देखो, वो क्वेश्चन हिस्ट्री का था, बट उसको ऐड कर दिया करंट अफेयर से। तो अगर आपको उसकी लोकेशन नहीं पता हो, अगर आप उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, उस जगह के बारे में, उस जगह का इतिहास नहीं पता रहेगा, तो करंट अफेयर को हिस्ट्री से जोड़ करके आप उसका आंसर सही तरीके से नहीं निकाल पाओगे। सो दैट करंट अफेयर आपका सब में जुड़ जाता है। तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब में करंट अफेयर को ऐड करके रखो, मान के चलो, सो दैट करंट अफेयर इज द किंग ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। देन आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा जो छठा टॉपिक होगा वो होगा जनरल इशूज एंड इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि ओवरऑल इसमें जो है हमें इकोसिस्टम के बारे में, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ना और समझना होता है। इसमें जितने भी जनरल इशूज़ हो रहे हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है बायोडाइवर्सिटी में या क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, इसमें आपको स्पेशल नहीं होने की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं कि आपको सब्जेक्ट को बहुत घोल करके पी गए। जितना तकरीबन एवरेज सबको पता रहता है उतना ही अगर आपको पता रहेगा तो काम चल जाएगा। और ये इतना एवरेज पता करने के लिए आपको कोई स्पेशल बुकों की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th 12th की साइंस और 11th 12th की जो साइंस में 1-2 चैप्टर हैं आपके इन्वायरमेंट वाले, वो आप पढ़ लोगे तो काम चलेगा। देखो, ये सिलेबस केवल मोटा मोटी मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसका जो डिटेल्ड सिलेबस होगा वो हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद में चौथा दोस्तों टॉपिक, छठा बता रहा हूँ, लास्ट टॉपिक रहेगा आपका जनरल साइंस का। देन दोस्तों पेपर 2 को देखते हैं हम लोग। पेपर 2 जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट ये लॉजिकल पेपर होता है, सीसैट का पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको कंप्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हालांकि वो तो जांच नहीं कर सकते एमसीक्यूज में, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी कितनी, यानी कि आप कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बहुत कर पाते हो कि नहीं, एनालिसिस कर पाते हो कि नहीं। फिर आप डिसीजन कैसे मेक करते हो, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दी जाती हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, बेशक न्यूमेरेसी हो गई, जिसमें आपके नंबर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ध्यान दो ये केवल क्लास 10 तक की ही पूछे जाते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको चार्ट वगैरह दे दिए जाएंगे, ग्राफ दे दिए जाएंगे, टेबल दे दिए जाएंगे, तो इसके बारे में आपको समझना होगा। तो ये भी देखो लिखा हुआ है क्लास 10 के लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके लिए स्पेशली तैयारी करो। तो मोटा मोटी अगर आपने क्लास 10 तक का सिलेबस अच्छे से समझ रखा है या फिर नहीं समझ रखा, तो इन फ्यूचर में जब समझोगे तो मज़ा आ रहेंगे, है ना। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने मेंस एग्जाम की तरफ में। मेंस का एग्ज़ाम जो है ये भैया बहुत जहर होता है। प्री लगभग लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम निकालना थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है। मैं खुद ही प्री निकाल चुका हूँ, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम अभी तक तो कोई बात नहीं, कभी तो निकलेगा। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल 2 अटैम्प्ट में नहीं निकला है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेंस एग्ज़ाम जो है, इसमें टोटल दोस्तों आपके 9 एग्ज़ाम होते हैं। ध्यान देना, इसमें टोटल 9 एग्ज़ाम होते हैं। और ये 9 कौन कौन से हैं, इसमें पेपर ए और बी अलग करके ये 7 एग्ज़ाम आपके जो हैं ये मार्क्स जोड़े जाते हैं, जिनको जोड़ करके टोटल 1750 मार्क्स आपके बनते हैं। देख लो, 500
750 और प्लस 1000, हाँ, यानी कि 1750 मार्क्स आपके यहाँ पर बनते हैं। और ये जो 2 पेपर हैं ऊपर वाले, ये आपके केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ध्यान देना, इनको केवल पास करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इनमें पास नहीं हो पाओगे तो आपकी बाकी की कॉपियाँ चेक ही नहीं करी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो होगा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। तो देखो, टोटल 22 लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा। उसमें आप हिंदी में दे सकते हो, मराठी में, गुजराती में, जो भी आपके पेपर रहेंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और दूसरा जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा इंग्लिश का। ये दोनों कंपलसरी हैं, ठीक है। इंग्लिश का पेपर लगभग सारे बच्चों को देना होता है। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब हिंदी वाले होंगे, तो वो बेसिकली इसमें हिंदी सुनेंगे, है ना। तो आप ये मान के चलो, एक हिंदी का पेपर हो गया और एक इंग्लिश का पेपर हो गया। इसके अलावा अगर आप स्टेट से हो तो उस स्टेट की जो भी लैंग्वेज रहेगी आप उसको देख सकते हो यहाँ पर, जो भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। इसके बाद में दोस्तों जो आपका सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो आपका ऐसे का होगा। ध्यान दो, ये सारे एग्जाम जो हैं वो आपके 3-3 घंटे के होते हैं। सभी एग्जाम 3-3 घंटे के होते हैं। तो एक दिन में 2 पेपर आपके होते हैं, ठीक है। 2-2 पेपर के हिसाब से आपके पेपर चलते हैं यहाँ पर। तो अब ऐसे जो हो गया आपका, ये आपका 3 घंटे का है, टोटल 250 मार्क्स का होता है। फिर आपका जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, 3, 4। तो ये जीएस के 4 पेपर हो गए। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों जीएस की तैयारी करना, यानी कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना। तो ध्यान देना, जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो होता है ये दोनों अलग होते हैं। जीएस अलग है और जीके अलग है, ठीक है। जीके मतलब स्टैटिक जीके होता है और जीएस भी स्टैटिक ही होता है या डायनेमिक भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है जनरल स्टडीज़ जो होती है, बेसिक जो पढ़ाई होती है, वो सारी इसमें आ जाती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट के 2 पेपर बचते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 के। ये भी टोटल 250 मार्क्स के होते हैं। लेकिन ये दोस्तों आपके मन के एक सब्जेक्ट के होते हैं। आप अपने मन से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो, ये जो पेपर हैं ये टोटल आपके लगभग 12th लेवल या फिर 10th लेवल तक की पढ़ाई के ही होते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाले 2 पेपर हैं आपके ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ये ग्रेजुएशन से थोड़ा सा अपर लेवल के होते हैं। यानी कि अगर आपने इतना नॉलेज हासिल कर रखा है इन दोनों अपने मन के सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशन तक की होता है, तो आप इस पेपर को आसानी से बीट कर सकते हो। तो फिर से मैं बता दूं, ये तो आपके नॉर्मल पेपर हो गए, ठीक है। ये कोई भी दे सकता है। आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी है, आप इन दोनों पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, इंग्लिश का और अपनी पर्सनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी का, ठीक है। ऐसे के लिए आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी, इसका कोई क्लास होता नहीं है। लेकिन ये जनरली आपको 12th क्लास तक का पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इनके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बताऊँगा। बट ये जो है आपको मान के चलो ग्रेजुएशन ऑनर्स वाले लेवल तक का पढ़ाई करना होगा, जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करोगे वो। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, देखो, GS1 जो मैंने आपको पेपर बताया, यानी कि जो आपका ये वाला पेपर था GS1, ठीक है। फिर GS2 ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर GS3 ये वाला जो पेपर है वो ये है। और इस तरीके से हम सबके बारे में समझेंगे। तो GS1 जो पेपर है इसमें आपको दोस्तों इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में पूरा बताना पड़ेगा। हिस्ट्री इसमें पूरी आ जाएगी, पूरी की पूरी ज्योग्राफी आ जाएगी और साथ में जो है वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आ जाएगी, ठीक है। देन इसमें दोस्तों हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो GS1 के पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, देन सोसाइटी। अब बात करते हैं दोस्तों GS2 की। तो GS2 में क्या क्या पूछा जाता है, तो ध्यान से समझो। GS2 जो है ये आपका टोटल पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है। तो इसमें आपका गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गई, सोशल जस्टिस हो गई, और लास्ट वाला है आपका ये इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन जाहिर सी बात है पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड होता है। तो ये आपका मोटा मोटी बोल सकते हैं पॉलिटी, और इसको बोल सकते हैं दोस्तों मोटा मोटी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। देन दोस्तों बात करते हैं हम लोग GS3 की। तो GS3 जो होता है ये बेसिकली आपका टोटल साइंस का और इकोनॉमिक्स का पेपर हो सकता है, इको, ठीक है। साइंस इकोनॉमी आप इसको बोल सकते हो। इसी में आपका जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि इन्वायरमेंट वगैरह भी आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि टेक्नोलॉजी आजकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, और लास्ट वाला है दोस्तों सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या आपदाएं आ रही हैं और उनका क्या क्या हम क्या उनका उपाय कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और उनका पेपर देते हैं। फिर जो GS4 है दोस्तों ये टोटल एथिक्स यानी कि आपके ऊपर है, आपकी कैसे एथिक्स हैं, आपके इंटीग्रेटेड कैसे हैं, आप एप्टीट्यूड आपके अंदर किस तरीके का है। तो ये पेपर दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान होता है, मतलब बस अच्छे से आपने इसको समझ रखा हो, कैसे आपके नैतिक कर्तव्य हैं, मूल्य हैं, उनको अगर आप अच्छे से समझते हो, ठीक है। आप एक ऐसे बहुत दानव टाइप के पर्सन नहीं हो, थोड़ा काइंडली सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आप इस पेपर को बहुत प्यार से निकाल सकते हो। लेकिन तैयारी तो इसकी भी हमें करनी होती है। तो ये जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया ये सारा का सारा मोटा मोटा सिलेबस है। डिटेल में अभी हम नहीं गए। डिटेल में जाने के लिए हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें मैं हर एक चीज़ को बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हो
हो सकता है वो वीडियो आधे घंटे का या फिर उससे ज़्यादा भी बड़ा बन जाए, बट कोई नहीं, आपको अगर फ्यूचर में करना है तो देख लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलते हैं जिनके आप पेपर दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल 48 सब्जेक्ट हैं, ध्यान से समझो 48 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट देना है। बट फिर भी आपको 25 ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि मेन सब्जेक्ट हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं। तो जो लिटरेचर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और जो मेन सब्जेक्ट हैं वो टोटल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो कौन कौन सा, जैसे आप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटर्निटी, क्या है, वेटेरिनरी साइंस है, और एंथ्रोपोलॉजी है, फिर बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसको PSIR भी कहा जाता है शॉर्टकट में, बहुत लोग बोलते हैं PSIR से कर रहा हूँ। जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल आपके पास 25 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं ज़्यादातर वो या तो ज्योग्राफी के साथ जाते हैं, PSIR के साथ चले जाते हैं, और आपका जियोग्राफी के साथ चले जाते हैं। कहाँ गया ज्योग्राफी, गलत हो गया, ये रहा जियोग्राफी, और हिस्ट्री के साथ चले जाते हैं। बाकी भाई सारे सब्जेक्ट हैं, अच्छे हैं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। जैसे बहुत सारे लोगों को दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में इंटरेस्ट होता है, और सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बाकी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के साथ में मैंने ज़्यादातर लोगों को जाते हुए देखा है। ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें आप जाओगे मेरे ख्याल से, है ना। दूसरों से क्या लेना देना सुनना कि भाई वो कौन सब्जेक्ट को ले रहा है। तो ये मान के चलो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन लेवल के या फिर उससे थोड़ा सा अपर लेवल के होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपर। यहाँ पे ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने ऑनर्स लेवल की पढ़ाई कर रखी होगी सब्जेक्ट में, जो भी आप एक चूज़ करते हो, तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से बीट कर सकते हो। 250 टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा, क्योंकि 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। मान के चलो कोई पर्सन अगर इकोनॉमिक्स लेता है तो इकोनॉमिक्स के 2 पेपर रहेंगे, और उसके बारे में आपको डिटेल से इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर ये टोटल लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, जिसमें सारे के सारे लैंग्वेज हैं, आप देख सकते हो जो भी इंडियन लैंग्वेज हैं वो सारी की सारी लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर हो, यानी कि जैसे आपने हिंदी का लिटरेचर बहुत अच्छे से समझ रखा है, हिंदी कहाँ गई, हिंदी 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 ये रही, तो हिंदी को बहुत अच्छे समझ रखा हो, उसका लिटरेचर आपने बहुत कायदे से पढ़ रखा है, तो आप हिंदी का ऑप्शनल चूज़ कर लो। कुछ लोग इंग्लिश ऑप्शनल चूज़ करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है लिटरेचर वाले थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन जो भी लिटरेचर चूज़ करते हैं वो सिलेक्शन उनका ज़रूर हो जाता है ज़्यादातर, मतलब रेशियो पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो PSIR है, साथ में मैं ज्योग्राफी को भी महत्व तो देता हूँ, लेकिन इन्हीं दोनों में कंफ्यूज रहता था। फाइनली मैंने PSIR चूज़ करा। तो ये है दोस्तों फाइनली सिलेबस जो कि UPSC CSE का सिलेबस है। ये मोटा मोटी सिलेबस है, इसके बाद में हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे जहाँ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे पर सब्जेक्ट में। जैसे मैंने बताया इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से पूरा डिटेल वाइज वीडियो बनाएंगे, लंबा चौड़ा वीडियो बनाएंगे, ताकि हर एक चीज़ आपको कायदे से पता चल जाए। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी इसकी तैयारी शुरू करनी है, तो ये जो भी मैंने आपको बताया मोटा मोटी आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहे कि रफली क्या इसका स्केलेटन है UPSC CSE का, और ये आपके फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर आप अभी भी देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैंने वीडियो कंप्लीट देख लिया है, अब आप पार्ट 2 इसका लेकर के आ जाओ। जब तक आप पार्ट 2 लिखोगे नहीं तब तक कि मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा नहीं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।